screen now? You all can see the screen. Today's topic is my lab instruments, how the lab works, what are the instruments used in the laboratory. ठीक है? You can see the screen? It's visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, I will ma'am. start. Planning and equipments. What equipments are required in your laboratory? इसके पहले हमने blood composition के बारे में जो आपका first topic था, blood composition we have done. Then we have done plasma proteins. Then we have done normal RBCs and abnormal RBCs, erythrocytes के बारे में जाना. Now we'll learn about what are the equipments required in your laboratory. If you all are learning this course, you may open your lab also. And when you open your lab, what instruments are required? And if you work in a laboratory, you should know what instruments are required in the laboratory. So I have taken few instruments. मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा. ठीक है? Planning for equipments. Basic instruments and equipments should be made available. Basic जो necessary है वो सारी चीजें हमारी laboratory में होनी चाहिए. All vital equipment should be in duplicate or have an alternative arrangements. जितने भी बड़े instruments हैं वो सारे होने चाहिए और उसके सारे arrangements होने चाहिए electricity वगैरह ताकि easily you can function those instruments. Selecting the best instruments for the laboratory is a very important part of equipment management. और जितने भी instruments आप select करते हैं अपने laboratory के लिए वो बहुत important part है क्योंकि laboratory में बिना instruments के कोई काम नहीं होता. For everything you need instrument. Each and every test you need instruments. So you should have perfect instruments. They should work perfectly. Now following elements should be considered during management program in laboratory. कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लेबोरेटरी मैनेज करते हैं उस समय. सिलेक्शन एंड परचेसिंग. व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट एंड व्हाट यू हैव टू परचेस. यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. आप क्या परचेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 10 लाख की मशीन ले ली और काम में हमारे कुछ भी नहीं आ रही है, या हमारी लेबोरेटरी छोटी है, कलेक्शन सेंटर है, हमारे पास ज्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी हमने लाखों करोड़ों की मशीन लेके रख ली है. क्योंकि जिस दिन से आप मशीन परचेस करोगे उस दिन से आपका बिल उसमें ऑटोमेटिक चलता जाएगा. इसलिए थिंक अबाउट इट what laboratory you are opening. अगर आप सिर्फ कलेक्शन सेंटर डाल रहे हैं तो कलेक्शन सेंटर के लिए अकेले क्या क्या जरूरत है, क्या आपको आवश्यकता है वो रखिए. आपका अटैचमेंट बड़ी लेबोरेटरी से है तो आप आराम से वहां बेच के अपने सैंपल्स कलेक्ट करवा कर टेस्टिंग करवा सकते हैं. और आप अपनी खुद की लैब खोल रहे हैं तो आपके आसपास में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितने आपके टर्म्स डॉक्टर्स लोग से अच्छे हैं, वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे पेशेंट्स को, उसके हिसाब से आपकी लेबोरेटरी का होना चाहिए. अलग अलग टाइप की लेबोरेटरीज होती हैं. आप कौन सी लेबोरेटरी खोल रहे हैं वो सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है. ठीक है? तो सिलेक्शन एंड परचेसिंग, और फिर उस लैब के हिसाब से आपको परचेस करने पड़ेगा. आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी चलाना चाह रहे हैं या आप हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाना चाह रहे हैं कि आप हिमेटोलॉजी वाली लेबोरेटरी चलाना चाह रहे हैं, कौन सी लेबोरेटरी आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यकता है वो आप परचेस करिए. नॉट नेसेसरी कि आपने लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स निकाल लिए, उसमें 50 इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने 50 के 50 खरीद लिए, चाहे आपको वो आवश्यकता पड़ रही है या नहीं आवश्यकता पड़ रही, तो उसके लिए आपको सोच समझ के सिलेक्शन करिए. व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट एंड व्हाट यू हैव टू परचेस. सिलेक्शन एंड परचेसिंग. फिर क्या आपने खरीदना है वो ध्यान रखिए. पहले अपनी लिस्ट में सिलेक्ट कर लीजिए, अपना दिमाग बनाइए, सोचिए, बैठिए. उसके बाद देन इंस्टॉलेशन. देन इंस्टॉल करिए अपनी जो चीजें आपकी वो है उनको इंस्टॉलेशन करिए. और जो आप खरीदते हैं उसके भी आपको इंस्टॉलेशन भरने पड़ती हैं. जिस समय से आप मशीन खरीदते हैं उस समय से आपका इंस्टॉलेशन उसके चालू हो जाते हैं और मशीन खरीद के लाके आप व्यवस्थित उसको इंस्टॉल कर रही है अपने लेबोरेटरी में. कैलिब्रेशन एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. उसकी कैलिब्रेशन कितनी है, कैसे वो काम करता है, कितने सैंपल्स आप एक दिन में कर सकते हैं, वो सारी चीज उस पर परफॉर्मेंस उसकी कैसे, मशीन की वो कंपनी कैसे जो आप ले रहे हैं. नहीं, ऐसा ना होना चाहिए कि सस्ते के चक्कर में आपने कोई कंपनी का ले लिया और वो आपको काम ही ना दे रहा है, उससे ज्यादा टेस्ट ही नहीं हो पा रही है. ठीक है? फिर उनके मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए. लेबोरेटरी में आप जो मशीन्स लेते हो तो उनका मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए, देखभाल बराबर होनी चाहिए, उनकी केयर बराबर होनी चाहिए. ट्रबल शूटिंग. उसके लिए ट्रबल शूटिंग के लिए भाई कभी प्रॉब्लम आई तो आप उनके कांटेक्ट में रहिए कि हमें ये प्रॉब्लम आई, तो तभी के तभी वो बंदा आ जाए और आपकी ट्रबल शूटिंग कर दे. आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका सॉल्व कर दे. सर्विस एंड रिपेयर. सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए बराबर आप मशीन्स की केयर करिए. आपकी लेबोरेटरी में बराबर उन्हें आते रहना चाहिए, सर्विसिंग करना चाहिए. रिटायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इम्प्लीमेंट. कोई इक्विपमेंट्स
आपके पुराने हो गए हैं या बहुत साल से लेबोरेटरी चल रही है, आपने सेकंड हैंड कहीं से लिए थे, कोई की लेबोरेटरी बंद हो रही थी, आपने सामान लेके रख लिया, अब उसके टाइम खत्म हो गया, रिटायर हो रही वो चीजें, तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, अलग कर दीजिए, जो काम का नहीं है। जो किट आपके खराब हो जाती है, जो किट एक्सपायर हो जाती है, उनको फिर आप उसके जो आपके रिएजेंट्स वगैरह जो एक्सपायर हो गए डेट उनकी देखिए, आपके जो भी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर वो रिजल्ट देते नहीं है ठीक से। Now basic equipments, lab equipments में आपको basic equipments for all types of routine investigations are. What are the basic equipments? Calorimeter. सबसे पहले लेबोरेटरी में कैलोरीमीटर, जो आज काफी जगह पे ऑटो एनालाइजर होता है, उसके बारे में आगे बताऊंगी मैं, है इसमें। तो सबसे पहले कैलोरीमीटर पहले होता था, और आज भी जिन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते अपना ऑटो एनालाइजर की वही लाखों की मशीन वो नहीं लें, तो कैलोरीमीटर से भी वही काम होता है जो आपको ऑटो एनालाइजर से होता है, आप कर सकते हैं कैलोरीमीटर से काम। तो कैलोरीमीटर या फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। जो भी आप रिएजेंट लेते हैं कैलोरीमीटर में, आपको यही करना होता है, आपने सीरम सेपरेट किया, उसका जो रिएजेंट आता है, किट आता है, जैसे ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर की किट आएगी, उसका रिएजेंट आएगा ए बी जो भी है, आपने सीरम डाला, उसमें रिएजेंट डाला, कलर आ गया, टेस्ट ट्यूब में लिया आपने, उसको वेवलेंथ आपने कैलोरीमीटर में डाल के उसका एब्जॉर्बेंस लाइट निकाला, स्टैंडर्ड डाला, ब्लैंक डाला, तीनों की रीडिंग लेके आपने उसका आंसर निकाल सकते हो आप। तो कैलोरीमीटर से भी आपके टेस्ट रिजल्ट्स बराबर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में, तो जब मैंने 1990 में खोला था तब तो मैंने कैलोरीमीटर ही लिया था, बिकॉज 1990 में उस समय ये ऑटो एनालाइजर का इतना नहीं था, आज से 30-40 साल पहले, उस समय 30 साल पहले यही चलता था कैलोरीमीटर, ठीक है। तो कैलोरीमीटर इज सफिशिएंट, आप करना चाहें तो कैलोरीमीटर से कर सकते हो, थोड़ी मेहनत है। Centrifuge machine is very essential for your laboratory because it is a piece of equipment generally driven by an electric that puts an object in rotation around a fixed axis, causing denser substance to separate, and by which lighter objects will tend to move on top. इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीरम सेपरेट करना है, सीरम सेपरेट करना है, आपने ब्लड ले लिया, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए आप, एक में आप उसके लेवल का पानी रखिए, एक में आपने ब्लड रखा, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, तो ब्लड क्लॉट नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपका सीरम सेपरेट हो जाएगा। तो कोई भी चीज डेंसर है उसको नीचे बिठाना है, आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, यूरिन सेंट्रीफ्यूज करना है, यूरिन माइक्रोस्कोपिक के लिए यूरिन को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लीजिए आप, 2 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आमने सामने बैलेंस करने के लिए रखना होता है, आपने रख दीजिए, आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिए, ऊपर का अलग कर दीजिए, नीचे का लास्ट ड्रॉप आप ले लीजिए, उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स बैठे रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके यूरिन के, इसमें इन्फेक्शन है, तो वो सारा आपको वाले स्लाइड के लास्ट ड्रॉप में दिखाई दे जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेटिंग द heavy materials whatever is present in your urine or blood or anything, ठीक है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन जरूरत पड़ती है। देन वाटर बाथ, वाटर बाथ इज यूज फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, कोई भी चीज में टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए पड़ता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको वाटर बॉइलिंग वाटर करके उसमें थर्मामीटर होता है, उससे आप उसका मेंटेन कर दीजिए टेम्परेचर, आपको वाटर बाथ आ जाएगा, ठीक है। अ डिवाइस फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग सब्जेक्टेड टू हीट by surrounding the vessel containing it with another vessel containing water which can be kept at a desired temperature, ठीक है। तो ये वाटर बाथ होता है, इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें जो भी टेम्परेचर मांगते हैं, जब कोई भी टेस्ट आप करते हो तो उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, वाटर बाथ से आप टेम्परेचर मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। The next is microscope. Microscope is very important. Without microscope, you can't run the laboratory. Microscope monoocular भी होता है, ये सिंगल वाला आईपीस वाला, सिंगल आईपीस इज कॉल्ड मोनोओक्यूलर, एंड डबल आईपीस वाला जो आप देख रहे हैं, ये डबल आईपीस का ऊपर, ये दिस इज डबल ऑक्यूलर, बायनोक्यूलर इसको बोलते हैं, और ये सिंगल ऑक्यूलर है, मोनोओक्यूलर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल फॉर द नेकेड आई, जो हमको नेकेड आई से ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख ले, बिकॉज दे आर टू स्मॉल, too small to be seen by the naked eye, therefore you have to use microscope for seeing the microorganisms, ठीक है। देन हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, ये हॉट एयर ओवन है, इसमें आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, आपको जो भी स्टरलाइज करने, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लेबोरेटरी, जो भी चीज हमारे लेबोरेटरी में होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है, तो आपको एक बार यूज कर लिया आपने, जो स्लाइड्स है, जो पेल्टेड डिशेस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप यूज करते हो उसमें, वो दोबारा यूज करने के पहले यू हैव टू स्टरलाइज दिस,
ओके तो अब स्टरलाइजेशन करने के लिए हमको ऑटोक्लेव ओवन की बहुत, हॉट एयर ओवन की, ऑटोक्लेव ओवन की बहुत आवश्यकता पड़ती है स्टरलाइजेशन के लिए। तो दिस इज हॉट एयर ओवन, ओवन के जैसे काम करता है, गर्म इसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, पेट्री डिश वगैरह, स्टील इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हैं आपके सारे इसमें हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज हो जाते हैं। देन हॉट ऑटोक्लेव ओवन, autoclave, sorry, oven nahi, autoclave is a device used to sterilize equipments and supplies by subjecting them to high pressure saturated steam at 121 degrees centigrade for around 15 to 20 minutes depending on the size of the loads। ये है ऑटोक्लेव, जिसमें सारी चीजें, जैसे हमारा कुकर होता है ना, कुकर में हम दाल चावल पकाते हैं तो भाप से, स्टीम से पूरा पक जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भाप से अंडर प्रेशर सारे इंस्ट्रूमेंट आपके स्टरलाइज हो जाएंगे। जितने भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं, जितने भी सर्जिकल वार्ड होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको ड्रेसिंग करने के लिए लगते हैं, जो भी लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारी चीजों को स्टरलाइजेशन हम मैक्सिमम 90% चीजें इसमें ऑटोक्लेव ओवन में स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, विदाउट ऑटोक्लेव मशीन आपका लेबोरेटरी नहीं होता। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू यूज इन लेबोरेटरी। नाउ पीएच मीटर, पीएच मीटर तो सब चीज का पीएच देखने के लिए, वेदर इट इज एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल, इसके लिए पीएच मीटर बहुत जरूरी है। pH meter is an electronic instrument used for measuring the pH, acidity or alkalinity of a liquid। ठीक है, then microtome, microtome ये जो microtome machine है, it is a tool used to cut extremely thin slices of material known as sections। it is used in microscopy, allowing for the preparation of samples for the observation under transmitted light और इलेक्ट्रॉन रेडिएशन। ये माइक्रोटोम मशीन होती है जब आपके किसी के ऑपरेशंस होते हैं ना, आपने देखा होगा किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट निकाल दिया, किसी को लंग कैंसर है तो उसको लंग निकल गया, किसी को यहाँ गठान हो गई तो उसकी गठान निकल गई, तो बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी में टिश्यूज निकाल के आते हैं, टिश्यूज निकाल के आते हैं तो उसके बारीक बारीक, अब इतने बड़े टिश्यू कुछ है तो इतनी बड़ी, किसी की आंख में कैंसर होगा तो आंख ही निकाल देते, तो इतने बड़े बड़े सेक्शन थोड़ी आंख को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बारीक बारीक सेक्शंस बनते हैं, कट कट के, लिवर आ गया, किडनी आ गई, तो ये सारी चीजों के काट कट के सेक्शंस बनते हैं। फिर वो पैराफाइन होते हैं उसमें, वैक्स वाले, इसमें वैक्स के इसमें उसको डुबा दिया जाता है, एम्बेड किया जाता है, फिर उसके टिश्यू कटिंग होती है, फिर उसके बाद में उसको आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये माइक्रोटोम मशीन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होती है, जिसमें सेक्शंस बारीक बारीक कटे जाते हैं, वो जो लेबोरेटरीज में आपके पास ऑर्गन्स वगैरह आते हैं उसके काट के हिस्टोपैथोलॉजी मशीन, ये उसमें हिस्टोपैथोलॉजी लैब में चालू यूज होता है माइक्रोटोम मशीन। ठीक है, ये थिन स्लाइसेस काटने के लिए उसमें काम आता है। देन वैक्स मेल्टिंग बाद भी आपको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जरूरत पड़ती है। इट इज डिवाइस यूज फॉर इलेक्ट्रिक मेल्टिंग ऑफ ग्लूज एंड विनियल कंपाउंड्स, वैक्सेस एक्सेट्रा। ये मोम वगैरह होता है जिसमें इसको जो टिश्यूज आप काटते हैं, इसमें जो माइक्रोटोम में किडनी के, इसके जो बारीक बारीक पाइप्स के लिए निकालते हैं, उसको फिर टिश्यूज को ऐसे ही नहीं देख सकते, ऐसे उसकी स्लाइड नहीं बनती, उसको मोम में डुबा देना पड़ता है, मोम में उसको एम्बेडेड कर देना पड़ता है, कवर्ड हो जाता है मोम में, फिर उसकी स्लाइड्स कटिंग होती है, फिर आप उसको देख सकते हैं। तो ये आप वैक्स मेल्टिंग बाद जो होता है ये उसी के लिए यूज होता है। तो वैक्स इसमें मेल्ट हो जाता है और फिर आप वो टिश्यूज को इसमें डुबा के उसकी वो बना सकते हैं, स्लाइड्स बनाते पहले उसके क्यूब्स और फिर उसकी स्लाइड्स बनती है। ठीक है, देन हॉट प्लेट, हॉट प्लेट इज पोर्टेबल सेल्फ कंटेन्ड टेबल टॉप small appliance that features 1, 2 or more gas burners or electric heating elements। ये हॉट टॉप है, ये हॉट प्लेट होती है, गरम प्लेट होती है। अगर आपको कुछ चीज गरम करनी है, कुछ वो करना है, तो उसमें आप रख के उसको गरम कर सकते हैं। जैसे 2-3 पहले बर्नर जलाते थे, बर्नर में गरम करना पड़ता तो रखने की प्रॉब्लम होती थी, स्टैंड के ऊपर रखते थे, अभी इसके ऊपर रख के भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े थे जो यूज होते हैं लेबोरेटरी में, और भी काफी सारे हैं। अब ये नाउ व्हाट इज LIS? LIS इज अ लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर है जो आजकल लेबोरेटरी के लिए बहुत इसेंशियल हो गया है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी लेबोरेटरी के पूरे रिकॉर्ड्स, पूरे पेशेंट्स के रिकॉर्ड, पूरे पेशेंट्स के रिजल्ट, सारा कुछ एक साथ स्टोर हो जाता है। कौन सी टेस्ट आ रही, कौन सी टेस्ट करनी है, सारी रिजल्ट सब कुछ इसमें पूरा सेव हो जाता है। इसलिए दिस इज वेरी इसेंशियल नाउडेज इन द लेबोरेटरी। दैट इज कॉल्ड LIS, a lab information system। Lab information system is a class of software that receives, processes and stores। रिसीव भी करता है सैंपल, वो लेता भी है, प्रोसेस भी करता है, पूरे उसके फंक्शंस कर दे, पूरे उसके टेस्ट कर देता है, और उसका इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर लेता है उसमें। Generated by medical laboratory processes। These systems often must interface with instruments and other information systems such as hospital information system, that is HIS। ठीक है, HIS जिसको बोलते हैं, HIS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इससे ही काम होते हैं, LIS से। The LIS is highly configurable application which is customized to facilitate
a wide variety of laboratory workflows model. ठीक है, वर्कफ्लो मॉडल इसके होते हैं, बहुत बड़ा होता है ये, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन विच इज कस्टमाइज्ड टू फैसिलिटेट अ वाइड वैरायटी ऑफ लेबोरेटरी वर्कफ्लो मॉडल. बहुत सारे काम एक ही चीज में हो जाते हैं. It is a complete management system that handles all businesses functions from patients management, results generating to physician डिसीजन मेकिंग. सारे लोगों के काम वो एक साथ एक ही बंदा कर देता है. कौन सा बंदा कर देता है? LIS मशीन. ठीक है, अब वो कैसी होती है ये देखिए. दिस इज लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये आपके लेबोरेटरी में अगर आप लैब डालना चाहते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपको लेना पड़ता है. ये आपने ले लिया तो आपकी लेबोरेटरी का 80-90% काम तो सारा यही कर देता है. कैसे कर देता है? आपने जो सैंपल लिया वो कलेक्शन से लेके इसमें डाल के इससे सारी टेस्टिंग हो जाती है, पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है. पूरी टेस्टिंग होने के बाद इसमें सारी रिपोर्टें स्टोर होती हैं, सारी चीजें प्रिंट आउट होकर निकल के रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाती है. सारा काम इससे हो जाता है. तो दिस इज लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम. इनबाउंड स्टेशन यूजिंग वेरिग्जाम, ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो इसमें जो जो इसके पूरे यूनिट है पूरा इसका. तो ये पूरे यूनिट इसमें रहता है. ग्रेडेशन सेक्शन है, इसमें क्लैरिटी सेक्शन है, स्टेशन है, ग्रेडिंग स्टेशन है, क्लैरिटी स्टेशन है, ये रिव्यू स्टेशन है. आप इसमें देख सकते हैं प्रिंट स्टेशन है, सर्वर इसमें रहता है जो सारी चीज को मॉनिटर वो पूरा करता है. और मॉनिटर रहता है इसमें, सारी स्क्रीन पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपने ऑपरेट किया, क्या उसका रीडिंग आया, क्या उसका रिजल्ट है. और उसमें सारी स्टोरेज भी होती है कि आप 10 दिन बाद भी किसी का रिजल्ट देखना चाहते हो तो उसमें स्टोरेज में आप देख सकते हैं. Now, key features. The lab machine, including the auto analyzer, are interfaced with the hospital information system and their complete operations are automated without human intervention. ठीक है, इंसानों की कोई आवश्यकता उसमें पड़ती नहीं, वो सारा काम ऑटोमेटिकली ऑटो एनालाइजर में होता है. दिस इज जिसके पहले जो हमने देखा वही ऑटो एनालाइजर ही है पूरा, जिसमें सारा सिस्टम है, सारा काम अपने आप हो जाता है. हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसको हमको सैंपल सक कराना पड़ता है. वो सैंपल सक कर लेता है और उसके बाद पूरा प्रोसेस उसमें हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे इंसानों के काम इसमें हल्के हो गए. LS7 standard incorporates the ability to receive the data from other lab machines. Sample management system creates barcodes and tracks the sample of blood, saliva, urine, etc. और भी ये था कि पहले जो मैचिंग मिक्सिंग हो जाती थी ना सैंपल की, बहुत सारे सैंपल्स आ गए, इसका पेशेंट उसका पेशेंट, ये चला गया वो मिक्स हो गया, किसी का ब्लड किसी के साथ किसी का यूरिन. अब इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बार कोड होता है. जो आपने सैंपल लिया उसका उसका बार कोड आपको उसमें लगे रहेगा. वो टेस्ट ट्यूब में आपने लिया, वो टेस्ट ट्यूब को बार कोड के हिसाब से उसका रिजल्ट उसका बार कोड का आएगा. जैसे आप इसमें सामान लेने जाते हो ना मॉल वगैरह में, तो कैसे लेते हो? आपने जो सामान खरीदा उसका बारकोड उसमें आपको वो देख लेता है, रीड कर लेता है, तो आपको उसका रिजल्ट उसका रेट पता पड़ जाता है, इसका रेट इतना है. वो बारकोड से आपको रेट पता पड़ जाता है. तो ठीक इसी प्रकार से आपने जब सैंपल लिया उसमें रन करा, उसका बारकोड होता है, उसका बारकोड से उसका रिजल्ट आप पूरा देख सकते हो उसमें क्या है. assures that the technician complete all the pending tests. इसमें बता देता, अश्योर हो जाता है सारे टेस्ट हो गई या नहीं हो गई, आपने कर ली कि नहीं कर ली. उसमें generates automated results from various laboratories machines and update patients record. सारे लेबोरेटरी टेस्ट उसमें जितने भी आपने अपडेट करे सारे उसमें हो जाएंगे और सारे उसमें स्टोरेज हो जाएंगे, रिकॉर्ड में पूरे आ जाएंगे. Ability to handle large number of specimens without compromising on safety. कोई उसके कॉम्प्रोमाइज वो नहीं होता है कि वो सेफ्टी नहीं है आपके सैंपल्स की, आपकी कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स आप उसमें रन कर सकते हो और आप एक साथ कई सैंपल्स भी लगा सकते हो, देख सकते हो. Efficient tracking of specimens by usage of barcodes for the specimens. ठीक है, efficient tracking, बराबर ट्रैक कर सकते हो कौन सा सैंपल रन हो रहा, कौन सा हुआ, क्या हुआ, उसके बारकोड से आपको उसका रिजल्ट आएगा. दूसरे का रिजल्ट आपके इसमें मिक्स नहीं होगा, जो बारकोड होगा वही रिजल्ट. Benefits of lab information system. Doctors, the results of critical patients would be notified intentionally to the doctors. ठीक है, इसके रिजल्ट जो है लैब रिजल्ट्स आपको क्रिटिकल पेशेंट्स के भी है वो भी नोटिफाई करके बोला तभी के तभी मिल जाते हैं. इंटेंशन मतलब इंस्टेंट चाहिए पड़ते हैं रिजल्ट. पेशेंट एडमिट है, सीरियस है, तो उसके डॉक्टर्स कहते हैं अभी के अभी इसका रिजल्ट लेके आओ, अभी का भी रिपोर्ट लेके आओ. पहले जमाने में क्या होता था, डॉक्टर्स के पास जाते, कोई रिपोर्ट 2 दिन बाद आ रही, कोई रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही, कोई अभी नहीं आ रही, 6 घंटे लग रहे हैं. तो आजकल जो लेबोरेटरी हो गए पूरे ये LIS सिस्टम से सारी चीजें इंस्टेंटली मिल जाते हैं आपको. इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाते हैं उसमें. पेशेंट्स, नो डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्टर्स ऑर्डर. डॉक्टर्स बोलता है अभी के अभी रिपोर्ट लाओ, तो अभी के तभी रिपोर्ट मिल जाती है आपको. नो नीड टू मेक पेशेंट रिपीट विजिट्स टू कलेक्ट द रिजल्ट्स. बार बार रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, एक ही बार में उन्होंने सैंपल दिया और तभी के तभी रिजल्ट हाथ में दे देते हैं पेशेंट्स को. नो मिक्सअप ऑफ सैंपल्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स एट द लैब. कोई मिक्सअप, कोई सैंपल किसी का लैब मिक्सिंग नहीं होता कि इसका सैंपल इसमें चला गया, उसका सैंपल उसमें मिक्स हो गया, पता ही नहीं कौन सा है किसका है. उसके अलग अलग पूरी चीजें बराबर होती है, व्यवस्थित होता है सब सामान.
Lab technician, immediate receipt of the doctor's orders to perform a lab test, easier reporting of the lab results of the patient. इसमें सब काम easy हो जाता है, immediate receipt मिल जाती है आपको डॉक्टर से पेशेंट की, उसमें कौन सी जांच हुई, कौन से रिजल्ट है, रिपोर्ट सब मिल जाएगा आपको तुरंत के तुरंत। अब उसके बाद आएंगे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी। व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरीज? The functions of the clinical laboratories are identify the chemical composition of the blood and the urine samples. जो हमारे blood samples हैं या उसके urine samples हैं उनको identify करना। Identify the count the different types of the cells found in the blood and the other fluid body fluids. और उन cells के count करना चाहिए, जो वो एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए आप लोगों ने अगर लैब डालते हैं तो वो पेशेंट को कितने ब्लड सेल काउंट है, आरबीसी कितनी है उसकी, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है उसका, ये सब चीजें, यूरिन सैंपल है, ब्लड सैंपल है, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना बराबर आना चाहिए अगर लेबोरेटरी डालते हैं तो। ब्लड टाइपिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन कैपेबिलिटी ऑफ ब्लड बिटवीन ब्लड डोनर्स एंड रिसिपिएंट। जो ब्लड टाइपिंग होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन के समय जब ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड एक दूसरे को, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, आपको ब्लड डोनर आ गया आपके पास ब्लड देने के लिए और जो रिसिपिएंट है उनको देना है, तो उसका कैसे आपने क्रॉस मैचिंग करना है, वो सारी चीज बाकायदा बराबर से होनी चाहिए। ये सारा काम हमारा होता है जो हमें करना होता है। द कल्चरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। और क्या काम होता है लेबोरेटरी में? आइडेंटिफिकेशन, कल्चर। मैंने आपको बताया था उस दिन कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर करना मतलब पहले ऐसा होता था आपको कोई बुखार आ रहा है, 2 दिन 4 दिन हो गए तो आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती, नहीं खत्म हुई वो इससे फिर 3 दिन बाद दूसरे एंटीबायोटिक चेंज कर देते, फिर नहीं हुआ तो फिर 5 दिन बाद फिर दूसरे एंटीबायोटिक। तो ये ट्रायल एंड एरर पे चलते रहता था। अब आजकल ऐसा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमारी है डॉक्टर्स को, तो वो पहले ब्लड कल्चर करा लेंगे। ब्लड कल्चर कराने के बाद पता पड़ जाएगा कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन है और उसके कल्चर का कौन सा इन्फेक्शन ग्रोथ हुआ है और उसको कौन सी दवाई को सेंसिटिव है और कौन सी दवाई को रेजिस्टेंट है। जो दवाई को एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है वो दवाई नहीं दी जाती, जिसको सेंसिटिव है वो दवाई उसको देके उसका इन्फेक्शन दूर किया जाता है। तो ये कल्चरिंग भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में होती है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी उसी में होता है। ठीक है, वायरस वगैरह भी कौन से साइट में वो कौन सा इन्फेक्शन है वो सारा चीज आपको उससे पता पड़ जाता है। Now, functional components of the clinical laboratory. What are the functional components of the clinical laboratories? A hospital laboratory work generally falls under the following divisions. कौन से हैं उसके following divisions? Hematology section, serology, clinical chemistry, biochemistry, यूरिन एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजी एंड ब्लड बैंक। ये हमारे लेबोरेटरी में होने चाहिए। अगर बड़ा लैब कोई डाल रहा है तो इतने सारे सेक्शन भी होते हैं, वरना एक एक के लिए अलग अलग लेबोरेटरी भी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही बंदा हर लेबोरेटरी सारा काम कर ले। कई बार एक लेबोरेटरी बहुत बड़ी होती है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, ये 5 सेक्शन, उसमें एक ही में सब काम हो जाता है। कई बार अलग अलग लेबोरेटरी के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, हिमेटोलॉजी की बड़े बड़े जिसमें कैंसर वगैरह टेस्ट होते हैं, कई बार हिमेटोलॉजी की लैब बिल्कुल टोटल अलग होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब बिल्कुल अलग होती है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब बिल्कुल अलग होती है। कई बार शहर में 1 या 2 ही हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है, जिसमें सारी लेबोरेटरी के जितने भी टिश्यूज हैं सारे वहीं जाते हैं, एक ही जगह जाके वहां पे सैंपलिंग होती है। ठीक है, हिमेटोलॉजी, देन सीरोलॉजी लैब, सीरोलॉजी में सीरम का टेस्ट होता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होती है। यूरिन एनालिसिस में एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस तो जनरली सभी लेबोरेटरी में हो जाती है, जो जनरल वाली हिमेटोलॉजी पैथोलॉजी होती है उसमें हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी होता है, ब्लड बैंकिंग होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हिमेटोलॉजी टेस्ट? हिमेटोलॉजी टेस्ट में क्या होता है? द स्टडी ऑफ ब्लड। This section counts and qualifies the different types of blood cells and other components found in blood. इसमें पूरा ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें ब्लड में क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी टेस्ट इसमें होती है। हमने उस दिन देखा था ब्लड कॉम्पोजिशन, उसमें आपने देखा था ब्लड में क्या क्या था, पूरा आरबीसी का टोटल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारा हिमेटोलॉजी में आ जाता है। जो ब्लड टेस्ट है, ईएसआरपीसी, सारा ईएसआर, सारा कुछ ब्लड टेस्ट का जितना भी है सारा इसमें हिमेटोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सीरोलॉजी टेस्ट होती है। सीरोलॉजी टेस्ट मतलब सीरम से जो भी टेस्ट होती है, स्टडी ऑफ सीरम फॉर इट्स एंटीबॉडी कंटेंट, उसमें कौन सा एंटीबॉडी है, कौन सा कंटेंट है। सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटीजन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय कोई कोई एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट कर देते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देते हैं। इन द सीरोलॉजी लैब द एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द एंटीजन्स इन स्पेसिफिक वेज that can be used to confirm the identity of the specific microorganisms. और ये serology lab जो होती है उसमें antibodies reacts with the antigens in the specific way that can be used to confirm the identify the specific microorganisms, और उसे पता पड़ता कौन सा organism है या नहीं है।
ठीक है, ये सीरोलॉजी लैब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को विडाल टाइफाइड टेस्ट करनी है, तो टाइफाइड टेस्ट के लिए भी रिएजेंट ये सीरोलॉजी टेस्ट होती है, उसका सीरम लिया जाता है। कार्ड टेस्ट होता है, उसका स्क्रीनिंग कार्ड टेस्ट, हर चीज में आपने सीरम डाला, उसका एंटीजन डाल दिया, वो जो एंटीबॉडी एंटीजन डाल दे, दवाई एग्लूटिनेशन आ गया, एंटीजन एग्लूटिनेशन हो गया उसमें तो पॉजिटिव, और एग्लूटिनेशन नहीं आया तो निगेटिव है। तो दिस इज सेरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट काफी सारे इसमें होती है। Now, chemistry test, blood chemistry. Chemistry is perform most chemical analysis, including glucose, sodium, potassium, cholesterol, lipid profile, KFT, LFT, जितने भी टेस्ट है। KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल मतलब पूरा हार्ट का लिपिड प्रोफाइल हो जाएगा। तो ये सारी टेस्ट जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह सारा केमिस्ट्री में होता है, जो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री होता, ब्लड केमिस्ट्री से पता पड़ जाता है हमारा कौन सा ऑर्गन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपको लिपिड प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोलेस्ट्रॉल में कोई प्रॉब्लम, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही तो आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है। लिवर फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही तो लिवर में प्रॉब्लम है। तो ये आप ब्लड केमिस्ट्री से जान सकते हो कौन सा ऑर्गन आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। Then urine analysis. What is urine analysis? Urine test करने के लिए, यूरिन टेस्ट करना मतलब यूरिन एनालिसिस, द स्टडी ऑफ यूरिन फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। पेशाब की जांच से भी सारी चीजें पता पड़ जाती हैं, क्या तकलीफ है बंदे को क्या नहीं है। यूरिन इज इनिशियली एग्जामिन्ड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स एज कलर, ओडर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका कलर कैसा है, क्योंकि हमारे यूरिन में जो निकलता है वो पूरा टॉक्सिन्स है, हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब शरीर में जो भी गंदगी है वो हमारे बॉडी से फिल्टर होकर किडनी के द्वारा यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो उसके कलर से भी पता पड़ जाता है अंदर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। अगर लाल कलर हो रहा है तो उसमें कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। व्हाइट कलर है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, तो या तो प्रोटीन ज्यादा आ रहा है या उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, फाउल स्मेल है। तो काफी चीजें यूरिन के इससे भी पता पड़ जाती है। तो urine is initially examined for such a characteristic as color, odor, and specific gravity, density, relative to water. It is routinely tested for its acidity level as indicated by its pH reading and screened for a glucose sugar. इसमें ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, उसका पूरा पहले फिजिकल में एक यूरिन स्टिक आती है, उसको डाल के देख के आपके बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं उसमें, उसमें पीएच कितना है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, सारा उससे आपको दिखाई पड़ जाता है, रीडिंग आ जाती है और आप उससे लेते हैं और फिर बाद में आप उसका एनालिसिस करके उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। Then microbiology. Microbiology is the study of microorganisms, including viruses, bacteria, that can only be seen with the microscope. ठीक है, वो केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह उनको देखने के लिए, उनको पता लगाने के लिए, उनकी सारी टेस्ट करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में सारी माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट होती है। माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर वगैरह, सेंसिटिविटी सारा माइक्रोबायोलॉजी में होता है सारा। ठीक है, अभी जितने भी ये जो कोरोना वायरस निकला है, जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसकी टेस्टिंग वगैरह सारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती है। आपने जैसे नोज नेजल सैंपल होता है, नोज का भी सैंपल लेके जाते हैं और देखते हैं उसमें कि ऑर्गेनिज्म है या नहीं। आईज में अगर इन्फेक्शन है तो आईज का स्वैब बना लेता है, आईज का लेके बना के। कान में इन्फेक्शन है तो कान का भी लेके आप उसमें देख सकते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दांत में इन्फेक्शन है तो दांत का भी आप ये ले सकते हैं, यहाँ का गंदगी पीला पीला हो तो उसका भी लेके आप देख सकते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उग रहा है। पानी आपको देखना है, पानी में कोई गंदगी तो नहीं है, पानी हमारा साफ सुथरा आ रहा है नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है उसमें, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। समझ में आई? तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। नाउ लास्ट इज द ब्लड बैंक. Blood bank collects test types and stores blood donations used for the blood transfusion. ब्लड बैंक उसके लिए होता है जब किसी बंदे को ब्लड चाहिए पड़ता है। काफी दिन आजकल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, किसी को ब्लड चाहिए रहता है, कभी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं रोज के, तो सब लेबोरेटरीज में, सब हॉस्पिटल्स में, सॉरी, जितने भी बेड पे लोग होते हैं, कभी उनको डिलीवरीज में, कभी प्रेगनेंसीज में, दे नीड द ब्लड। तो ब्लड बैंक ऐसी जगह है जहाँ से ब्लड दिया जाता है, ब्लड डोनेशन होता है, वहां से ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं जहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं लोग दूसरों को देने के लिए। तो ये ब्लड लेबोरेटरी में, ब्लड बैंक में आपको अलग से होते हैं ब्लड बैंक, तो वहाँ पे आप ये ब्लड स्टोरेज मिलते हैं आपको, जिसको जो ब्लड चाहिए, जो ग्रुप का ब्लड चाहिए, वहाँ पे वो उनको मिल जाता है। वहाँ पूरे टेस्टिंग होती है, पूरा ब्लड ऐसे ही नहीं कोई भी किसी को दे सकता है। जिसका एज बराबर होनी चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, बराबर, मतलब दे शुड बी मैच्योर्ड, दे शुड हैव देयर वेट बराबर होना चाहिए उनका, बंदे का जो ब्लड देता है उसका। हीमोग्लोबिन बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन अभी देगा तो इसका आड़ो पता को पता इसको ही ब्लड चढ़ाने की नौबत आ गई। तो उसी बंदे ने ब्लड देना चाहिए जिसका खुद का हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ऊपर हो, अच्छा हो, हेल्दी हो, कोई बीमारी ना हो उसको। तो ऐसे ब्लड डोनेशन के लिए जब जो कोई बंदा जाता है, तो आपने ऐसा नहीं हमारे यहाँ ब्लड बैंक लगा है, डोनेशन कैंप वाले आए और हमने जाके दे दिया, आपने देखा ही नहीं।
और कोई किसी बंदे को वो टेस्ट वाला, किसी को HIV पॉजिटिव है, किसी को एड्स पॉजिटिव है, किसी को कोरोना पॉजिटिव है, किसी को मलेरिया था, किसी को तो वो बीमारी फिर ट्रांसफर हो जाती है दूसरे बंदे को। इसलिए ध्यान रखें, ब्लड बैंक में भी जो ब्लड देना जाता है या ब्लड आप लेते हो किसी के लिए, तो सारी चीजें पहले टेस्टिंग बराबर से कर लेनी चाहिए और फिर वो ब्लड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे ब्लड टेस्टिंग वगैरह होके ब्लड बैंक में ब्लड इश्यू किया जाता है जिसको ब्लड आवश्यकता पड़ती है उसके लिए। थैंक यू। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। पहली बात तो बताइए, समझ में आया क्या बताया मैंने? यस मैम।